अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है जनरल इलेक्शंस 2024 एपिसोड नंबर 4। जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जो कि 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन्हीं इलेक्शन की अहमियत के अतबार से जो है हम इलेक्शन के हवाले से जो है बात कर रहे हैं। और आज आप उसी सिलसिले का एपिसोड नंबर 4 देख रखे हैं। आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम जिन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे वो है इलेक्शन रूल्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद नंबर 2 है यूनिवर्सल सफरेज से क्या मुराद है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो यूनिवर्सल सफरेज का जो रूल है, या जो जिसको अडल्ट सफरेज भी कहते हैं या अडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं, उसके मुताबिक होने जा रहे हैं। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सफरेज या अडल्ट सफरेज किसे कहते हैं। और फिर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है एक टर्म इस्तेमाल होती है आजकल हमारी सियासत के अंदर, इस टर्म का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड। और प्री पोल जो प्रेपरेशन होती है उससे क्या मुराद है। इन एक तो इलेक्शन का दिन होता है, एक इलेक्शन के से पहले जो बुनियादी तैयारी की जाती है उसका तरीक़ेकार क्या होगा, उस तरीक़ेकार के ऊपर भी बात करेंगे। और लास्ट में जो है हम ड्यूटीज़ ऑफ पोलिंग ऑफिसर, तो इलेक्शन वाले दिन जो है उसमें एक पोलिंग ऑफिसर होता है। वो पोलिंग ऑफिसर कौन होता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, पोलिंग डे को जो है वो कौन कौन से काम जो है वो सारे अंजाम दे रखा होता है, और उसके ऊपर भी जो है बात होगी। आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। जी, पहले हम बात करेंगे इलेक्शन रूल्स जो हैं, तो नंबर 1 इसमें आ जाएगा जी, देयर मस्ट बी यूनिवर्सल सफरेज इन ईच इलेक्शन। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं जिनके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट वन रूल है वो है देयर मस्ट बी यूनिवर्सल सफरेज इन ईच इलेक्शन। यानी पाकिस्तान के अंदर जितने भी इलेक्शन होंगे उन इलेक्शन के अंदर जो है जो रूल ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल सफरेज है, या जिसको अडल्ट सफरेज भी कहते हैं या यूनिवर्सल फ्रेंचाइज या अडल्ट फ्रेंचाइज भी कहा जाता है, उसके मुताबिक होंगे। यानी इसमें जो यूनिवर्सल सफरेज का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करके जो है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का इनाकाद किया जाएगा। यूनिवर्सल सफरेज से क्या मुराद है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट थोड़ी देर के बाद जो है बात करने जा रखे हैं। नंबर 2 पॉइंट पे आ जाते हैं। एवरी एलिजिबल सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट। पाकिस्तान के अंदर हर जो एलिजिबल वोटर है उसको वोट देने का हक हासिल है। उसको वोट देने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता। एलिजिबल वोटर कौन सा है? एलिजिबल एक जनरल सी कंडीशन ये है कि पाकिस्तान के वो तमाम शहरी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जिनकी एज लिमिट जो है वो 18 ईयर हो जाए, वो वोट देने के जो है वो हकदार होते हैं। और उसमें दूसरी शर्त ये रखी गई है कि वोट कास्ट करने के लिए आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है, कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो होना ज़रूरी है। तो अगर ऐसा शख्स पाकिस्तान का, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, उसका तल्लक किसी भी मज़हब के साथ है, किसी भी जेंडर के साथ है, उसका तल्लक किसी भी जो है वो नस्ल के साथ है, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो नज़रअंदाज करके जो है तमाम शहरी जो है वोट कास्ट करने का हक रखते हैं, अगर उस शहरी की उम्र जो है वो मिनिमम जो है वो कितनी हो गई है, 18 ईयर। तो उसके बाद वो वोट कास्ट कर सकता है। नंबर 3 पे आ जाएं, कंटेस्ट इन द इलेक्शन। तो पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो ना सिर्फ वोट कास्ट कर सकते हैं लेकिन वो कंटेस्ट इन द इलेक्शन भी कर सकते हैं, यानी वो इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकते हैं। उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हैं। मसलन उसकी जो बेसिक हैं कि वो पाकिस्तान का सिटीज़न हो, उसकी जो एज है वो जो कम अज़ कम है वो 25 ईयर्स हो, और उसके ऊपर कोई उसको किसी अदालत ने किसी मुकदमे में सज़ा के तौर पे जो है नाअहल करार न दिया हो, तो वो शख्स जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। तो ये नंबर 3 शर्त होगी। नंबर 4 है देयर मस्ट बी ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। तो एक तो हम नेक्स्ट इसके ऊपर बात भी करेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है। यानी इलेक्शन रूल्स के अंदर ये है कि जितने भी लोग वोट कास्ट कर रखे हैं
या ख़ास तौर पे जितने भी लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रखे हैं, मसलन अभी हमारे यहाँ नेशनल असम्बली के इलेक्शन हो रखे हैं, प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे, चाहे उनका तल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो उनको जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा, यानी उनके लिए यकसा उनको जो है वो मौके दिए जाएंगे और तमाम के लिए यकसा रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। किसी उम्मीदवार को ऐसा माहौल फराहम नहीं किया जाएगा कि वो अपनी इलेक्शन कंपेन ना चला सकता हो, या किसी उम्मीदवार को ऐसा माहौल भी नहीं दिया जाएगा कि उसको उसको जो है थोड़ी सी रियायत दे दी जाए और दूसरे उम्मीदवारों के लिए जो है वो कोई रोक टोक हो। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। जिन जिन रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक इलेक्शन कंपेन चलाई जाएगी, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो तमाम उन लोगों के लिए यकसा होंगे, इक्वल होंगे जो इलेक्शन में हिस्सा ले रखे हैं, चाहे उनका तल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो या वो इंडिपेंडेंट हो। उन सब के लिए जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है होना जो है बहुत ज़रूरी है जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, नेक्स्ट रूल जो है, एवरी कैंडिडेट मस्ट हैव ए राइट टू कंपेन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो हर जो उम्मीदवार है, जो भी शख्स इलेक्शन में हिस्सा ले रखा है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये राइट देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिमिट्स हैं उनमें रहते हुए वो अपनी इलेक्शन कंपेन जो है वो चला सकता है। बाकायदा तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है कि आप इलेक्शन कंपेन चला सकते हैं। इलेक्शन कंपेन के अंदर जो है आपका एक टाइम लिमिट बाकायदा होती है कि आप फ़लाँ दिन से लेकर फ़लाँ दिन तक जो है इलेक्शन कंपेन कर सकते हैं, लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, आप जलसे और जुलूस कर सकते हैं। तो तमाम जो उम्मीदवार हैं, वो तमाम लोग जो कौमी असम्बली के इलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं, उन सबको जो है इक्वल बेसिस के ऊपर जो है इलेक्शन कंपेन चलाने की जो है इजाज़त है, अगर वो आइन और कानून की हदूद में रहकर जो है वो कंपेन चलाते हैं। और नंबर नेक्स्ट है, ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इंक्लूडिंग वुमेन वुड बी इनकरेज्ड टू कास्ट देयर वोट्स फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस। तो ये नंबर 6 हो जाएगा, ये नंबर 7 है। तो उसमें क्या है कि ऑल रजिस्टर्ड वोट्स, तमाम वोट जो रजिस्टर्ड होते हैं उनको इंक्लूडिंग वुमेन, यानी इसमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर, चाहे वो मर्द हैं चाहे औरतें हैं, चाहे उनका तल्लुक है वो किसी और जेंडर के साथ है, तो सबको जो है उनको इनकरेज किया जाएगा कि वो अपना राइट टू वोट जो है वो आज़ादाना तौर पे इस्तेमाल करें और अपना वोट उस उम्मीदवार को इस्तेमाल दे सकते हैं जिस उम्मीदवार को वो पसंद करते हैं, जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं। तो अगर उनके रास्ते में कोई ऐसी रुकावट पैदा की जा रही है तो रियासत जो है उस रुकावट को दूर करेगी, उनको ऐसा माहौल फराहम करेगी, ऐसा इन्वायरमेंट देगी जिसमें हर शख्स जो है किसी प्रेशर के बगैर, किसी दबाव के बगैर आज़ादाना तौर पे अपनी विल के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट कास्ट कर सके। ये जो राइट है ये उसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये राइट कोई फ़र्द नहीं देता, ना गवर्नमेंट देती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी ये होती है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, या हमारा जो जुडिशियल सिस्टम उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस इन्वायरमेंट को यकीनी बनाए जिसमें हर फर्द जो है वो आज़ादाना तौर पे अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को कास्ट कर सके। उसके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए, उसको किसी किस्म का कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ये राइट देता है। आइए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, देयर शुड बी नो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वोटर्स चॉइस ऑन पोल डे। जब इलेक्शन वाला पोलिंग डे होता है उस दिन जो है किसी भी वोटर के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई दबाव नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए कि जो वोटर को इन्फ्लुएंस कर सके। फाइनेंशियली भी लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, मॉरली भी करते हैं, सोशली भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा कि वो ज़्यादाना तौर पे जो है अपनी राय का इजहार करे। तो देयर शुड बी नो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वोटर्स चॉइस ऑन पोल डे। पोलिंग डे के जो है उसके ऊपर कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं होगा, वो अपनी मर्जी से जिस उम्मीदवार को चाहे ABCD उसको आज़ादाना तौर पे वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, द इलेक्शंस ऑफिशियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, द इलेक्शन ऑफिशियल्स मस्ट वर्क इन नॉन पार्टीजन एंड प्रोफेशनल मैनर्स ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। जो इलेक्शन डे होता है जहाँ पे आपने वोट कास्ट करने होते हैं, उस जगह को या उस बिल्डिंग को जो है पोलिंग स्टेशन कहा जाता है। और उस पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो इलेक्शन जो ऑफिशियल्स होते हैं वहाँ पे बतौर इलेक्शन ऑफिशियल्स
फ़रज़ सर अंजाम दे रखे होते हैं। उसमें प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर होता है, उसमें बहुत सारे 3, 4, 5, 6 जो है वो असिस्टेंट प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर हो सकते हैं, वहाँ पे पोलिंग ऑफिसर होगा, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी होगी, वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स की ड्यूटी हो सकती है। तो उनके ऊपर ये पाबंदी लगाई गई है कि वो किसी भी पार्टी को जो है उसकी तरफदारी नहीं करेंगे। वो उनका उनका देखिए यहाँ तक जो है उनको पाबंद किया गया है कि उस रोज़ कोई ऐसा वो लिबास नहीं पहन सकते जिसका झुकाव जो है या जिसका कलर जो है या जिसका डिज़ाइन जो है किसी पार्टी के फ्लैग से मिलता हो। वो कोई ऐसा कलर इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई ऐसी डिज़ाइनिंग जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने लिबास के ऊपर कोई ऐसा सिंबल नहीं लगा सकते जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल हो। जैसा मुख्तलिफ स्टिकर लोगों ने लगाए होते हैं, वो जो किसी पार्टी के होते हैं तो वो नहीं लगा सकते। यानी वो मुकम्मल तौर पे जो है वो न्यूट्रल होंगे और वो प्रोफेशनल तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। वो कहीं भी ऐसी बात नहीं करेंगे, कोई ऐसा कोई फेल नहीं करेंगे जैसे अंदाज़ा हो सकता हो या गेस कोई बंदा कर सकता हो ये शख्स जो है, ये ऑफिशियल जो है, ये फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रखा है। तो ये इसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। ये जो वहाँ पे जो एजेंट्स होते हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है और अगर उनको कोई ऐसी शिकायत मिले तो फौरी तौर पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है। यूनिवर्सल सफरेज को अडल्ट सफरेज भी कहा जाता है। हक़ बालिग रह दही, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, हक़ बालिग रह दही। अडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल सफरेज, इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है अडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल फ्रेंचाइज भी इसको कहते हैं। आइए देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। The universal suffrage means the right of almost all the adult to vote in political elections without any discrimination. यूनिवर्सल सफरेज से मुराद है कि रियासत के तमाम शहरियों को जो अडल्ट हैं, जो बालिग हैं, अब इस बात का तयन स्टेट करती है कि वो कितनी उम्र के शहरियों को जो है वो राइट टू वोट दे सकती है। पाकिस्तान में पहले जो है ये एज लिमिट जो है वो 21 ईयर थी, 21 साल थी। बाद में इसको आइन के अंदर अमेंडमेंट करके जो है 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया गया है। अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 18 साल के तमाम जो अफराद हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर के वो उनका कोई भी जेंडर हो वो राइट टू वोट रखते हैं। वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी जो है उनका तल्लुक़ किसी भी नस्ल के साथ हो, किसी भी बरादरी के साथ हो, तो किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रियासत में रहने वाले तमाम अफराद चाहे वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उन सबको जो है राइट टू वोट जो है वो दिया गया है और इसमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो इस अमल को जो है वो अडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। दुनिया भर में यही तरीके का राज है और पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो है इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो अडल्ट सफरेज के प्रिंसिपल के मुताबिक जो है वो इलेक्शन का इनाकाद करेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है। ये टर्म इस वक्त आज जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रखा है या अभी जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है तो इसके अंदर जो है ये टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है कि कुछ पार्टियां कह रही हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दिया जा रहा। देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है जी? ए सिचुएशन दैट इज़ फेयर बिकॉज नो कंपिटिटर और अपोनेंट in it has an advantage over the other। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? फेयर होना। यानी जो इलेक्शन रूल्स हैं, जो इलेक्शन रेगुलेशंस हैं, जो इलेक्शन प्रिंसिपल्स हैं, वो सब लोगों के लिए यकसा होंगे, इक्वल होंगे और उसमें कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से या उस वक्त जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से या दीगर जो इदारे उनकी तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जाएगा जिससे ये तासर मिलता हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी कैंडिडेट को या पब्लिक के अंदर ये तासर मिलता हो कि फ़लाँ पार्टी जो है उसको तो आज़ादी मिल गई है कि वो अपनी आज़ादाना तौर पे कैंपेन चला सकती है और फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी को कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं है या उसके अंदर रुकावटें पैदा की जाती हैं। तो अगर ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी तो हम ये कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। यानी तमाम जो प्लेयर्स हैं इस इलेक्शन के अंदर, जितने भी प्लेयर्स हैं इस इलेक्शन के अंदर, जितने भी एक्टर्स हैं, उन सबको जो है यकसा असूलों की बुनियाद के ऊपर, इक्वल प्रिंसिपल्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो डील नहीं किया जा रहा, उसमें डिस्क्रिमिनेशन जो है की जा रही है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि तमाम जो एक्टर्स हैं, जो तमाम प्लेयर्स हैं जो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रखे हैं, उन सब के लिए
इक्वल रूल्स एंड रेगुलेशन हो, उनको यकसा मौके फराहम किए जाएँ और किसी पॉलिटिकल पार्टी को रियासत की तरफ से या किसी अदारे की तरफ से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मुकाबले में जो है उसको सपोर्ट ना किया जाए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का होना जो है बहुत ज़रूरी है और यही जो है एक आज़ादाना, शफाफ और गैर जानबदाराना इलेक्शन के इनेकाद के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा तो उस इलेक्शन को जो है ना तो हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कह सकते हैं, ना फ्री इलेक्शन कह सकते हैं, ना फेयर इलेक्शन कह सकते हैं और ना ही उसको जो है वो शफाफ इलेक्शन कह सकते हैं। तो इलेक्शन के न्यूट्रल होने के लिए, इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने के लिए, इलेक्शन के ट्रांसपेरेंट होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे अडल्ट सफरेज रखी जाए और उसके साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का जो उसूल है उसको जो है वो इन स्पिरिट जो है वो कैंप किया जाए। आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट है इलेक्शन प्रोसेस। ये मुख्तसर तौर पे हम बात करेंगे इलेक्शन प्रोसेस क्या जी। इलेक्शन प्रोसेस होता है कि जैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसकी जो एक टर्म है वो 5 साल मुकर्रर की गई है। तो जब उसकी 5 साल की टर्म पूरी हो जाती है तो उसके बाद नई नेशनल असम्बली के इंतखाब के लिए जो है वो इलेक्शन का इनेकाद जो है वो करवाना ज़रूरी होता है। सेम रूल जो है वो सूबाई असम्बलियों के लिए भी है। तो जब इलेक्शन करवाने होते हैं तो फिर क्या है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ECP, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा, इलेक्शन के इनेकाद का, इलेक्शन के शेड्यूल का वो ऐलान करता है कि जो पहली असम्बली है उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है और नेक्स्ट जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो इतने दिनों के अंदर जो है या फलां तरीक़ों होंगे। तो वो बाकायदा तौर पर एक शेड्यूल जो है वो जारी करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, पहला काम किया जाता है इलेक्शन के इनेकाद के लिए कि उस इलेक्शन के इनेकाद के लिए क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। तो सबसे पहले जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया जाएगा। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है वो कंट्रोल करता है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी इलेक्शन होगा वो प्रोविंशियल असम्बली के हो रखे हैं या वो नेशनल असम्बली के इलेक्शन हो रखे हैं तो वो सबको जो है वो कंट्रोल कर रहा है, सबको वो मैनेज कर रहा होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। इसको कहेंगे DRO। दूसरे नंबर पे ऊपर क्या हो जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर। तो ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जब अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अपनी मदद के लिए जो है या अपनी असिस्टेंट के लिए जो है वो क्या करेगा, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करेगा। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो ज़्यादा होते हैं, वो ज़रूरत के मुताबिक जो है उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा हो सकती है। वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करेगा। अब रिटर्निंग ऑफिसर की मदद के लिए क्या किया जाएगा, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो है मुकर्रर किए जाएंगे। यानी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है पहले क्या होगा, नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की मदद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे और रिटर्निंग ऑफिसर की मदद के लिए असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो ARC मुकर्रर किए जाएंगे। तो ये 3 कैटेगरी होगी, 3 लेवल के ऊपर जो है ये एक स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैंप किया जाएगा और उसके बाद जो है इलेक्शन का अमल जो है वो जारी होगा। नेक्स्ट क्या है, अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोग्राम। तो फिर बाकायदा तौर पे इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान कर दिया जाता है कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन होंगे, फ़लाँ तारीख को जो है वो जो उम्मीदवार हैं वो अपने नाम पेश कर सकते हैं, फ़लाँ तारीख को उनके कागजात चेक होंगे, फ़लाँ तारीख को ये अमल होगा, फ़लाँ को ये होगा। तो पूरा जो प्रोग्राम है वो जो है वो इशू कर दिया जाएगा किसकी तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। नेक्स्ट देखते हैं प्री पोल। तो एक तो होता है इलेक्शन वाला दिन होता है, इलेक्शन से पहले जो है वो यानी इलेक्शन के प्रोग्राम के अनाउंस होने से लेकर इलेक्शन के इनाकाद तक जो है वो कमोबेश 2-2.5 माह का अरसा होता है और उस दौरान कौन कौन से मामलात जो है तय किए जाते हैं उनके ऊपर जो है अभी हम बात करते हैं। नंबर 1 प्री पोल प्रेपरेशन क्या होती है, वो है कि इशुएंस ऑफ पब्लिक नोटिस। एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि असम्बली डिज़ाल्व हो गई है और नए इलेक्शन का इनेकाद फलां तरीक़ों का जारी किया जाएगा, नोटिफिकेशन जो है वो दिया जाएगा। फिर है फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स बाय द कैंडिडेट्स। नंबर 2 उसी नोटिफिकेशन के अंदर कहा जाएगा कि जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो फ़लाँ तारीख को जो है अपने रिटर्निंग जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होगा वहाँ पे अपने कागजात नामजदगी वो पेश कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स बाय द कैंडिडेट्स। तो उम्मीदवार जो होंगे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं
वो अपने कागजात जो हैं, जो पेपर्स हैं, वो किसके सामने पेश करेंगे? डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश करेंगे और उसकी मदद के लिए जो है वो आरओबी होंगे और असिस्टेंट आरओबी जो है वहाँ पे मौजूद होंगे। नंबर 3 पे आ जाएं, पब्लिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ द नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स। नंबर 3, जब लोग कागजात नामजदगी जमा करवा देंगे और उसकी डेट होगी कि फ़लाँ तारीख से लेकर फ़लाँ तारीख तक लोग अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो सबमिट करवा सकते हैं। जब वो डेट गुजर जाएगी तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट करवाए होंगे उनकी वो लिस्ट जारी कर देंगे कि ये नेशनल असम्बली के लिए फ़लाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें ये 10 लोगों ने कागजात जमा करवाए हैं और प्रोविंशियल असम्बली के लिए इतने लोगों ने जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, उनकी एक लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। ये नेक्स्ट स्टेज है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद जब लिस्ट जारी हो जाती है तो उसमें फिर एक टाइम दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल के अंदर जो है कि आप में से जो लोग अपने कागजात नामजदगी वापस लेना चाहते हैं तो वो फ़लाँ तारीख तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? होता यह है कि पहले लोग कागजात नामजदगी जमा करवा देते हैं, फिर जब सारे लोग सामने आ जाते हैं तो कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं और किसी अगर उनका कुछ जानने वाला उम्मीदवार शख्स जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रखा हो तो उसे कहते हैं कि क्यों ना हम आपस में मिलकर जो है इलेक्शन लड़ लें, तो आप हमें सपोर्ट करें, तो उसके बाद जो है वो आप हमारे हक में जो है अपने कागजात नामजदगी जो है जो नॉमिनेशन पेपर है वो आप वापस ले लें। तो इस तरह जो है वो बास का एडजस्टमेंट भी हो जाती है और वो नॉमिनेशन पेपर जो है वो वापस ले लिए जाते हैं और इसकी भी एक बेहतर तौर पर डेट जो है वो फिक्स होती है। नेक्स्ट क्या स्टेज आ जाएगी? नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो है लिस्ट ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, उसके बाद फिर एक और लिस्ट जारी की जाएगी कि ये उम्मीदवार जो है ये अब जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रखे होंगे। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स। हर जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज बेस के ऊपर इलेक्शन हो रखे हों तो एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो एक सिंबल जारी किया जाता है। वो सिंबल जो है जो पॉलिटिकल पार्टी को जारी किया जाएगा उस पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे सबका फिर वही जो है सिंबल होगा। लेकिन अगर नॉन पार्टीजन इलेक्शन हो रखे हैं, गैर जमाती इलेक्शन हो रखे हैं, तो फिर हर उम्मीदवार को अलग अलग जो है वो सिंबल जारी किया जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त चूँकि सियासी जमातों की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन हो रखे हैं तो सियासी पार्टीज़ को जो है जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जो है वो सिंबल जारी किए जाएंगे। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अलग तौर पर एक सिंबल जारी किया जाएगा। तो इस तरह जो है वो एक स्टेज के ऊपर उनको निशान जारी किए जाते हैं। फिर है रिटायरमेंट। तो उसके बाद जो है अगर कोई शख्स जो है वो उससे रिटायर होना चाहे इंतखाबी अमल से तो फिर उनको जो है वो बता दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेज में क्या रहेगा? तो पब्लिकेशन ऑफ द रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। तो इस स्टेज के बाद जो है फिर एक और लिस्ट जारी की जाएगी, उसको रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कहा जाए, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए होते हैं। जब सिंबल जारी होते हैं उनकी कोई एडजस्टमेंट भी हो चुकी होती है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने नाम वापस ले लेते हैं या उनकी आप एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट हो जाती है, तो फिर एक और लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। 9th नंबर पर आ जाए डिसीजंस बाय द एपलेट अथॉरिटीज़। अब एक और चीज़ आती है कि जब कागजात नामजदगी जमा होते हैं तो उसके अब देखें कि बाकायदा तौर पर रूल्स हैं कि कौन सा शख्स जो है वो नेशनल असम्बली के लिए या प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, उसकी बकायदा टर्म्स एंड कंडीशन है। तो जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो उन कागजात की जांच पड़ताल करता है और देखता है कि क्या ये शख्स उन टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करता है कि नहीं करता। मसलन एक जनरल सी 2-4 मैं आपको टर्म्स बता देता हूँ कि जो भी शख्स जो है नेशनल असम्बली का मेंबर बनना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान का शहरी हो। ऐसा शख्स इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता जो पाकिस्तान का शहरी नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें किसी गैर मुल्की ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं तो उसके जो कागजात नॉमिनेशन पेपर होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरी शर्त क्या है कि उसकी उम्र जो है 25 साल, मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। तो वो एज चेक करेंगे कि इसकी उम्र जो है 25 साल पूरी है कि नहीं है।
दूसरा ये है कि वो बैंक करप्ट ना हो, वो दिवालिया ना हो, या वो ज़हनी तौर पे जो है वो पागल ना हो। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं, सारी चीज़ें देखने उसके ऊपर कोई ऐसा अदालत ने किसी फैसले के अंदर जो है उसको कौमी असम्बली के मेंबर बनने के लिए नाअहल करार ना दे दिया हो। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ उसको जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, उसकी तरफ से उनके कागजात भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों के, अभी भी आपने देखा कि बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो नॉमिनेशन पेपर थे वो रिजेक्ट हुए हैं। फिर लास्ट में क्या है, उनको फिर राइट दिया जाता है। जिन लोगों के कागजात नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं उनको एक राइट दिया जाता है कि वो अदालत में जा सकते हैं कि हमें हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है या जिस वजह से हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो ऐसी कोई वजह नहीं है। तो अदालत में वो जा सकते हैं, अदालत में वो अपील करेंगे, अदालत उनका केस सुनेगी। अदालत अगर समझती है कि इनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं जिस बेस के ऊपर रिजेक्ट हुए हैं वो दुरुस्त है, तो अदालत उनको इलेक्शन लड़ने से रोक देती है। लेकिन अदालत अगर समझती है कि इनको जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है, तो अदालत उनका रिकॉर्ड चेक करने के बाद जब देखती है कि ये उन टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करते हैं तो फिर वो क्या करेंगे, अदालत उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे देती है। तो इस तरह जो है वो एपलेट अथॉरिटी के पास भी जो है वो जा सकते हैं और उसके बाद फिर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाती है। नेक्स्ट क्या है जी, अपील अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। ये बात होगी है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो डिसीजन देगा कि जिस वजह से उनके कागजात जो है रिजेक्ट करेगा, उसके खिलाफ वो अपील कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ द वैलिडली नॉमिनेटेड, जब अदालत उसकी भी एक डेट होगी कि फ़लाँ तारीख से लेकर फ़लाँ तारीख तक जो है वो लोग जो है वो एपलेट कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं और अदालत जो है वो फ़लाँ तारीख तक उनके मुकदमात को निपटाने की पाबंद होगी। यानी उसमें बाकायदा तौर पे एक डेट रखी जाती है कि फ़लाँ तारीख जो है वो लाजमी तौर पे जो है अदालत उनकी अपीलों को सुनने के बाद उनका फ़ैसला देगी कि ये इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। तो जब वो डेट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद फिर उस इलेक्शन लड़ने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी फाइनल लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाती है कि जो वैलिड लोग होते हैं जो लीगल बेसिस को, लीगल टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करते हैं, तो जो जिनके ऊपर आप कोई जो है वो इतराज़ नहीं रहता, तो उन लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाती है। तो लिस्ट ऑफ द वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स जो है वो इशू कर दी जाएगी। फिर है कि स्क्रूटनी ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स, ये बात हो गई है कि उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेज जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट अभी इसके ऊपर एक दो बातें रह गई हैं कि जब ये सारा अमल हो जाएगा यानी हतमी लिस्ट फिर जारी कर दी जाती है कि इस इलेक्शन के अंदर जो है फ़लाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें फ़लाँ फ़लाँ शख्स जो है वो फ़लाँ पार्टी से इलेक्शन में हिस्सा ले रखा है। उनकी तादाद 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 20, उसकी कोई लिमिट मुकर्रर नहीं है। तो जो भी शख्स उन टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करता है वो उस इलेक्शन में हिस्सा लेता है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जब फाइनल हो जाता है कि ये लोग वैलिड हैं, ये लोग जो टर्म्स एंड कंडीशन उनके ऊपर पूरा उतरते हैं, तो फिर जो है इलेक्शन कमीशन जो है उनके नामों की जो है उनके नामों के बेल्ट पेपर जो है वो इशू करने का, उनके प्रिंट करने का जो है वो ऑर्डर जारी कर देता है। तो जब लिस्ट फाइनल हो जाएगी तो फिर क्या नेक्स्ट स्टेज क्या है, उनके उनके नामों के बेल्ट पेपर जो है, मसलन जो कॉन्स्टिट्यूंसी 1 है उसमें फ़र्ज़ करें कि 10 लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रखे हैं और वो तमाम प्रोसेस को अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा कर दिया है, तो फिर उनके नामों के बेल्ट पेपर जारी किए जाएंगे। बेल्ट पेपर के ऊपर जो है उनका नाम होगा, साथ उनके सामने जो है उनका सिंबल होगा और उसके ऊपर जो है जो वोटर है उसने जो है स्टैंप लगानी होती है। तो इस तरह ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट है इस वक्त जो प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अभी मैं आपको सारी बातें बता रहा था कि इलेक्शन प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो चुका है और जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें, ये मैंने अखबार से रिपोर्ट ली है, उसमें क्या है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। अब क्या है कि इलेक्शन की ड्यूटी कौन लोग करेंगे। इलेक्शन की ड्यूटी करने वालों में 5 तरह के लोग होते हैं। एक शख्स जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो पूरे इलेक्शन की निगरानी करता है, पूरे इलेक्शन को वो कंट्रोल कर रहा होता है। उसके साथ असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या वो 6 हो सकते हैं। पोलिंग बूथ के अतबार से जो है जितने वहाँ पे पोलिंग बूथ होंगे उसके अतबार से वहाँ पे पोलिंग असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। फिर उसके साथ जो है वो पोलिंग ऑफिसर होते हैं।
इसके अलावा पुलिस ऑफिसर होते हैं। और फिर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ये भी है कि आर्मी जो है वो भी जो है वो सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी कर रही होती है, तो आर्मी के ऑफिसर भी वहाँ पे जो है वो मौजूद होंगे। तो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, 7 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर जो है वो वहाँ पे ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है या जो रिटर्निंग ऑफिसर उनकी तरफ से तैयारी कर ली गई है कि कितने लोग जो हैं या कौन कौन से लोग जो हैं ये काम करेंगे। और उनकी ट्रेनिंग का अमल भी जारी है। पुलिस ऑफिसर की भी ट्रेनिंग हो रही है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग हो रही है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, पोलिंग ऑफिसर्स की, जिन लोगों ने आर्मी की तरफ से ड्यूटी करना होती है उनकी भी ट्रेनिंग की जा रही होती है कि आपने वो ड्यूटी जो है कैसे परफॉर्म करनी होती है। तो जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक क्या है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। ये 3 कैटेगरी आ गई हैं। दस्तावेज में बताया गया है कि मुल्क भर में 10,07,361 10,07,361 अफसरान को अपॉइंट किया गया है बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर। 10,07,361 ये फिगर है। इतने लोगों को जो है बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर जो है तैनात किया गया है। और इसमें पुलिस ऑफिसर और जो आर्मी ऑफिसर हैं उनका जिक्र इसमें मौजूद नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिर जो है वो सूबों के एतबार से कहा गया कि किस सूबे में कितनी है। तो सिंध की पहले किया गया कि सिंध के अंदर जो है 20,315 प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और 1,05,23 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, 81,262 पोलिंग ऑफिसर हैं और सिंध में मजमूई तौर पे जो है 2,64,100 अफसरान तैनात किए गए हैं। यानी इलेक्शन का अमल जो है, मैं आपको बताता चलूँ, बहुत दिलचस्प बात है कि इलेक्शन का जो दिन होता है ये किसी भी रियासत के अंदर सबसे बड़ी एक एक्टिविटी होती है। उसमें रियासत का हर शहरी जो है वो इन्वॉल्व होता है, चाहे उसका तल्लुक किसी भी मज़हब के साथ हो। मसलन बीइंग मुस्लिम, जब हम ईद सेलिब्रेट करते हैं तो आप देखेंगे उसमें सिर्फ रियासत के जो मुस्लिम्स होते हैं वो ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जो गैर मुस्लिम होते हैं वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते हैं। या अगर किसी रियासत के अंदर जो है क्रिश्चियनिटी पाई जाती है तो वहाँ पे जब उनका कोई त्यौहार आता है तो क्रिश्चियन तो अपना ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं या उनका जो दिन मखसूस होता है, तो जो वहाँ पे मुस्लिम है या बाकी मज़हब के लोग उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते। लेकिन जब इलेक्शन हो रहा होता है तो इलेक्शन में जो है वो जो मज़हब का एलिमेंट है वो उसमें शामिल नहीं होता। वो क्या है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, कि किसी का कोई भी मज़हब हो, कोई भी जेंडर हो, चाहे वो मर्द है, औरत है, वो किसी भी बरादरी का हो, वो स्याह फाम है, सफ़ेद फाम है, वो ईसाई है, मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, सब लोग जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं। तो इस हवाले से पूरी रियासत जो है उस रोज़ जो है वो इस इंतखाबी अमल से गुजर रही होती है। और जिन लोगों का वोट नहीं होता, मतलब बच्चों के वोट नहीं होते जो 18 साल से कम उम्र के हैं, तो वो भी उस अमल का जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। और वो जो उनकी पॉलिटिकल जो सोशलाइजेशन हो रही होती है, वो देख रहे होते हैं कि इलेक्शन क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, इलेक्शन कैसे होता है, इनके सिंबल क्या होते हैं, इनके नारे कौन कौन से हैं, बच्चों ने नारे याद किए होते हैं। तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो इस इलेक्शन के अमल से लातल्लुक हो। तो कुछ लोग बतौर ऑफिसर ड्यूटी कर रहे होते हैं, कुछ लोग बतौर वोटर ड्यूटी कर रहे होते हैं, कुछ लोग बतौर ऑब्जर्वर ड्यूटी कर रहे होते हैं। आप यूँ समझ लें कि जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं वो बतौर ऑब्जर्वर ड्यूटी कर रहे होते हैं और वो देख रखे होते हैं। वहाँ से उनकी लर्निंग हो रही होती है, वो अपनी फैमिली से लर्न कर रहे होते हैं, सोसाइटी से लर्न कर रहे होते हैं, बरादरी से। पोलिंग स्टेशन के ऊपर वो इंजॉय करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ देख रहे होते हैं कि लोग किस तरह जो है वो बिहेव करते हैं। और उस वक्त लोगों का जो ओरिजिनल बिहेवियर जो होता है, जो नेचुरल बिहेवियर होता है, वो उसका इजहार कर रहे होते हैं। और इस तरह जो है वो सारा अमल जो है उसमें हर फर्द जो है किसी ना किसी एतबार से शामिल होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन से सूबे की बारी है जी। बलूचिस्तान के अंदर जो है 5,266 प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं और 30,150 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। 15,075 वहाँ पे पोलिंग स्टाफ तैनात किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पे 50,491 अफसरान की वहाँ पे अपॉइंटमेंट की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में
16,525 प्रिजाइडिंग ऑफिसर। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 16,525 जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, 1,85,000 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, और वहाँ जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वहाँ पोलिंग बूथ के अतबार से होते हैं। एक पोलिंग बूथ के ऊपर दो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। अगर वहाँ पे 2 पोलिंग बूथ हैं तो वहाँ पे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तादाद 4 हो जाएगी, अगर 3 है तो 6 हो जाएगी, अगर 4 है तो वो 8 हो जाएगी। तो इस तरह इनकी जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। और तीसरे नंबर पर जो है फिर वो पोलिंग जो है वो आ जाता है, पोलिंग ऑफिसर आ जाते हैं, तो वो 50,045 हैं। और मजमूई तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 1,66,655 अफसरान को जो है वो तैनात किया गया है बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बतौर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और बतौर पोलिंग ऑफिसर। और नेक्स्ट जो है वो बात मैं आपको बताना, ये सारा इलेक्शन जो है ये किसकी निगरानी में होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या है? ECP इज एन इंडिपेंडेंट, autonomous, permanent and constitutional established federal body responsible for organizing and conducting the elections to the National Assembly, Provincial Assemblies, लोकल गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और फेडरल अदारा है, और ये इंडिपेंडेंट होता है, ऑटोनोमस होता है, परमानेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसका काम क्या है? नेशनल असम्बली के इलेक्शन करवाना, सेनेट के इलेक्शन करवाना, और इसके अलावा जो है प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन करवाना और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाना। इस सारे प्रोग्राम को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा होता है जी। तो नेक्स्ट जो है एक पोलिंग स्टेशन, अभी जो पोलिंग की बात हो रही थी तो उसके मतलब कुछ बातें हैं। पोलिंग स्टेशन क्या होता है? पोलिंग स्टेशन इज ए प्लेस वेयर पीपल गो टू वोट एट एन इलेक्शन। इट इज़ ऑफन ए स्कूल और अदर पब्लिक बिल्डिंग। पोलिंग स्टेशन से मुराद वो बिल्डिंग होती है जहाँ पे जाकर लोग अपना हक राय दहिंदगी इस्तेमाल करते हैं, हक राय दही इस्तेमाल करते हैं, वोट देने का हक इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए बाकायदा तौर पे बिल्डिंग जो है वो रखी जाती है और उस बिल्डिंग के अंदर जाकर जो है वो अपना वोट कास्ट करते हैं। उस बिल्डिंग को पोलिंग स्टेशन कहा जाता है। और ये पोलिंग स्टेशन की एक बिल्डिंग दिखाई गई है, तो इसको आप जो है वो चेक कर सकते हैं। आप जो भी आपके इलाके में स्कूल होगा, अमूमन स्कूल जो है वो या यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं या कोई और पब्लिक प्लेस है तो उसको पोलिंग स्टेशन का स्टेटस जो है वो दे दिया जाता है। और पोलिंग स्टेशन के अंदर फिर पोलिंग बूथ होते हैं। हर पोलिंग स्टेशन के अंदर 1, 2, 3, 4 पोलिंग बूथ हो सकते हैं। और पोलिंग बूथ क्या है? इज वन ऑफ द पार्टली इनक्लोज्ड एरिया इन ए पोलिंग स्टेशन। यानी पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग बूथ कैंप किया जाएगा, वेयर पीपल कैन वोट इन प्राइवेट। तो पोलिंग बूथ के ऊपर जाकर जो है लोग अपना रिकॉर्ड चेक करवाते हैं, आइडेंटिटी कार्ड चेक करवाएंगे, उनको बैलेट पेपर जारी किया जाएगा। बैलेट पेपर के बाद वो वोटिंग स्क्रीन पे जाएंगे, वहाँ पे उसको स्टैंप करेंगे और स्टैंप करने के बाद जो बैलेट बॉक्स होता है उसके अंदर जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर देंगे। तो ये जो अमल है ये सारे पोलिंग बूथ के जरिए जो है वो अमल में जो है वो लाया जा रहा होता है। ये एक पोलिंग बूथ बना हुआ है। फ़र्ज़ करें कि ये एक वोटर है और ये शख्स जो है ये वोट कास्ट करने के लिए आया है, ये उसका जो है वो पोलिंग ऑफिसर है। अच्छा, जब भी आप वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे तो पहले आपने पोलिंग ऑफिसर के पास जाओ। अच्छा, पोलिंग ऑफिसर के सामने लिखा हुआ होता है, एक चार्ट लिखा होता है बड़ा सा, जो है दूर से पता चल जाता है कि ये पोलिंग ऑफिसर बैठा हुआ है। और पोलिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, जब पोलिंग ऑफिसर आपको सारा चीज़ें चेक कर लेगा और उसके बाद फिर आप असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाएंगे। जब असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से आपको बैलेट पेपर इशू कर दिया जाएगा, फिर आप अपना बैलेट पेपर लेके वोटिंग स्क्रीन में चले जाएंगे और वोटिंग स्क्रीन के ऊपर जाकर जो है आप अपनी पसंद के कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टी को वोट का स्टैंप लगाएंगे उसके नाम के ऊपर या उसके सिंबल के ऊपर, और फिर उसको फोल्ड करके जो है आप वापस आ जाएंगे बैलेट बॉक्स जो कि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की टेबल पे पड़ा होगा, वहाँ पे जाकर आप अपना जो वोट है वो कास्ट कर देंगे। तो ये सारा अमल जो है वो पोलिंग बूथ के जरिए होता है। एक बात याद रखिएगा कि जो आपको बैलेट पेपर जारी किया जाता है उसकी बैक साइड के ऊपर जो है जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टैंप लगाई जाती है और उसके इनिशियल किए जाते हैं। ये इंतहाई ज़रूरी है। अगर किसी बैलेट पेपर की बैक साइड के ऊपर जो स्टैंप नहीं, ऑफिशियल स्टैंप नहीं लगी होगी और उसके सिग्नेचर नहीं होंगे,
तो वो बैलेट पेपर वैलिड नहीं होगा, वो काउंटिंग में शुमार नहीं होगा, वो जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो इस तरह जो है जब आपको बैलेट पेपर जारी किया जाएगा तो आप ज़रा खुद भी देख लें कि इसकी बैक साइड के ऊपर जो है स्टैंप लगी हुई है और इनिशियल हुए हुए हैं कि नहीं हुए हुए। अगर नहीं हुए हुए तो ये जो है ये असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की गलती है और उसके ऊपर जो है कोई भी मसला जो है वो किसी वक्त भी जो है वो हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट मैंने इसमें कहा कि जो पोलिंग ऑफिसर है उसका काम क्या होता है। पोलिंग ऑफिसर की बात कर रहे हैं तो पोलिंग जब वोटर पोलिंग स्टेशन में दाखिल होगा तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, वो पोलिंग ऑफिसर के पास जाएगा और उसके हाथ में जो है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होगा, कौमी शनाख्ती कार्ड होगा। ओरिजिनल कौमी शनाख्ती कार्ड की बेस के ऊपर उसका वोट कास्ट होगा। अगर किसी शख्स के पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड नहीं है तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के अलावा किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और उसमें क्या है कि पोलिंग ऑफिसर के फ्रैज पे आ जाते हैं। ये पोलिंग ऑफिसर के फ्रैज है नंबर 1, जब वोटर जाएगा तो वो अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो असिस्टेंट वो पोलिंग ऑफिसर के हवाले कर देगा। पोलिंग ऑफिसर जो है उसका शनाख्ती कार्ड से नाम देखेगा, उसकी वलीदियत देखेगा, उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर देखेगा और ये देखेगा कि ये ओरिजिनल है या इसकी कोई और शक्ल है। अगर ओरिजिनल नहीं होगा तो फिर वो उसको कहेगा जी आपका शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल नहीं है, आप वापस चले जाएं। और अगर उसका ओरिजिनल है तो फिर उसको जो है वो अकोमोडेट करेगा। नेक्स्ट क्या है, उसके पास एक इंतखाबी फहरिस्त होती है, पहले से मौजूद होती है, जिसके ऊपर उसका शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नादरा की तरफ से जारी की हुई इंतखाबी फहरिस्त होती है। जो रिकॉर्ड आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर है वही रिकॉर्ड जो है वो उसकी इंतखाबी फहरिस्त के ऊपर उसी तरतीब से होगा। वो इंतखाबी फहरिस्त को खोलेगा और उसके ऊपर उसका शनाख्ती कार्ड चेक करेगा, उसका घराना नंबर चेक करेगा, शुमारियाती नंबर चेक करेगा, उसका नाम, उसकी वल्दियत, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद वोटर लिस्ट के ऊपर भी उसकी तस्वीर भी होती है और शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी तस्वीर होगी और वो शख्स भी ज़ाते खुद भी वहाँ पे मौजूद होगा। ये सारी चीज़ें वो मैच करेगा और जब वो क्वैफ दुरुस्त पाए जाएंगे, पता चल जाएगा उसको कि क्वैफ दुरुस्त हैं, तो क्या हो जाएगा, इंतखाबी फहरिस्त से क्वैफ चेक करने के बाद वोटर के अंगूठे के नाखून पर जो अनमिंट स्याही होती है, ये इसमें कंपोजिंग में गलती हो गई है, ये है अनमिंट। अनमिंट जो स्याही होगी उसकी मदद से जो उसका नाखून है उसका जो अंगूठा है उसके नाखून और गोश्त जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे जो है वो एक अनमिट स्याही से जो है निशान लगा देगा। वो अनमिट जो स्याही है उसका कमाल ये होता है कि वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो ये भी देखेगा, यहाँ वो ये भी देखेगा कि कहीं इसके अंगूठे पर पहले तो स्याही नहीं लगी हुई। अगर पहले लगी हुई है तो इसका मतलब है कि वो शख्स पहले वोट कास्ट कर चुका है, अब वो दूसरी बार आ गया है और उस शख्स के खिलाफ जो ये गलती करेगा उसके खिलाफ बाकायदा तौर पे मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस वहाँ पे मौजूद होगी, उसके खिलाफ मुकदमा दायर होगा और पुलिस उसको गिरफ्तार करके बंद कर देगी। तो इसलिए ये कभी भी गलती नहीं करनी कि आपने अगर वोट पैसे पहले कास्ट किया हुआ है और आप किसी ऐसी जो है वो अपनी किसी हरकत की वजह से जो है वो किसी मुसीबत में फंसे हैं, तो इससे आपने गुरेज करना होता है। वो उसके अंगूठे के ऊपर जो है अनमिट स्याही से निशान लगाएगा और फिर जो उसके पास जो वोटर फहरिस्त मौजूद होती है वहाँ उसके नाम, उसके शनाख्ती कार्ड का नंबर, उसकी तस्वीर, उसके ऊपर वो क्या करेगा, पेंसिल से एक लाइन खींच देगा। तो वो पेंसिल से जो है वो उसके नाम के ऊपर जो है वो उसकी लगा देगा और उसके नाम के सामने जो है जहाँ उसकी तस्वीर लगी होगी उस लिस्ट के ऊपर उसके सामने एक खाना खाली होता है, वहाँ पे वोटर का अंगूठे का निशान वो लगवा लेगा। तो इसके बाद इंतखाबी फहरिस्त में वोटर का नाम जो है वो काट दिया जाएगा और ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारी वीडियो के अंदर जो है जैसा आज हमने पोलिंग ऑफिसर की बात की है, कल हम जो है वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात करेंगे कि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या काम होता है और कुछ बाकी चीज़ें जो है इलेक्शन के हवाले से बात होगी। आप हमारे साथ रहिएगा, इलेक्शन के हवाले से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहेंगी और आपका फीडबैक जो है जैसा कि पहले भी पहुँच रखा है, तो हम आपसे कहेंगे कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियोस जो है वो आपके किस हद तक जो है वो आपको जो है सूट करती हैं, किस हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं, या इलेक्शन के मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप इनबॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और हम उस क्वेश्चन को अपनी नेक्स्ट वीडियो का हिस्सा बना देंगे ताकि बाकी लोग जो हैं वही उससे इस्तेफ़ादा जो है वो कर सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।